सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम तुम्हारी क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें हम एनसीईआरटी से तुम्हें वर्ड बाय वर्ड सब कुछ पढ़ेंगे जो भी तुम्हें एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आज चलो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक what happens when milk is left at room temperature during summers, an iron tawa, pan, or nail is left exposed to humid temperature, grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire। देखो क्या होता है ना, हमारी नेचर में हमेशा दो तरह के प्रोसेस होते हैं। तुमने इसके बारे में तुम्हारी 9th में पढ़ा होगा। एक होता है फिजिकल प्रोसेस और एक होता है तुम्हारा केमिकल प्रोसेस। तो जैसे नाम से क्लियर है, जिसमें कोई भी केमिकल चेंज ना हो रहा है, मतलब है कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस ना बन रहा है, उसको हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। नो न्यू केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। उसी तरह दूसरी तरफ केमिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें कोई एक न्यू केमिकल चेंज सब्सटेंस बन रहा है, या फिर एक पुराने केमिकल सब्सटेंस एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बना हुआ है। जिन जिन रिएक्शन पे उनको हम कहते हैं केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो अगर हम इन की बात करें जो यहाँ पे दे रखे है, मिल्क इज लेफ्ट रूम टेम्परेचर एंड आयरन टवा पैन, उसको ह्यूमिड टेम्परेचर पे एक्सपोज कर देते हैं तो यहाँ पे रस्ट बन जाता है, क्रोजन हो जाती है, या फिर है ना। ग्रेप्स का फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड का डाइजेस्टर इन आवर बॉडी। इसमें जैसे कि तुम्हारे कोई भी एक डाइजेशन में क्या होता है, कोई भी एक हायर मोलिक्यूल से लोअर मोलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। एक हायर मोलिक्यूल डाइजेस्ट होकर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है तो एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बन जाता है, एंड वी डिस्पायर ऑफ कोर्स। So in all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in the previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. इसका मतलब ये जो भी हमें दे रखे हैं सारे पॉइंट्स हैं, इन सब में केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसलिए इन सबको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find answer to this question. देखो, तुम्हें जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं जिसमें एक केमिकल चेंज हो रहा है, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है या पुराने केमिकल सब्सटेंस है। इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करते हैं। हमारे सबसे पहली एक्टिविटी है, इसमें क्या है, जिसके यहाँ पे देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसको हम हाईलाइट करते हैं। अगर बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ burning of magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in a watch glass। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें ना लैब की बात करते हैं। तो हमारे लैब में क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, इसकी ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा टोंग, ठीक है। ये तुम्हारा किसके लिए काम आता है, कोई भी सब्सटेंस को पकड़ने के लिए। जब तुम कोई भी काम बर्नर पे करते हो, जिसपे हमारा बर्नर ही है, जिसके ऊपर आग लगती है, इस तरह से तुम्हें कोई भी यहाँ पे कोई भी सामान को बर्न करना है या जलाना है, तो उसको पकड़ने के लिए हम टोंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नीचे जो हमारे यहाँ पे लिखे जैसे वॉच क्लास हो गया, मोस्टली वॉच क्लास हो गया, चाइना डिश होगी, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती है नीचे को कलेक्ट करने के लिए, जो भी तुम्हारा पाउडर नीचे बनता है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, एक मैग्नीशियम रिबन है। तो इसमें हमने सबसे पहले मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम रिबन इज फुल्ली मेड ऑफ मैग्नीशियम। Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 cm long by rubbing it with a sandpaper. Hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash so formed in the watch glass as shown in figure 1.1। इसके यहाँ पे कर रखें, burn the magnesium ribbon keeping it far away as possible from your eyes। ये तुम्हारी प्रिकॉशंस में आ जाता है। जब भी तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो ना लैब में, स्पेशली केमिस्ट्री लैब में, तुम्हें बहुत प्रिकॉशन से काम करना पड़ता है। तुम्हें कोई भी मतलब बर्न करना, इसमें क्या होता है केमिकल्स, क्योंकि इसमें क्या है ना, केमिकल्स एक्ट हो रहा है। कोई भी केमिकल
अगर तुम डायरेक्टली इनहेल कर लो, तुम्हारी आंखों में चला जाए, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो हम चलो बात करते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, अगर हम तुम्हें डिटेल में बताइए। हाँ, तो इसमें क्या होता है, तुम जब मैग्नीशियम रिबन होता है, एक डैजलिंग वाइट लाइट, यहाँ पे लिखिए हम, हमारा मैग्नीशियम रिबन है, एक डैजलिंग वाइट डैजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्न होता है। और ये तुम्हारा ये चेंज हो जाता है पाउडर फॉर्म में, जो कि तुम्हारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब तुम इसको जलाते हो तो तुम्हारा मैग्नीशियम होता है, वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पर जो मैंने एम लिखा है, ये बेसिकली मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। जैसे कि कोई भी तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा कोई भी नाम है, जैसे आयुष नाम है एक, इसको मैंने एक सिंपल से डोनेट कर दिया ए से। यूनिवर्सली जहाँ पर भी अगर ए लिखा जाएगा तो मतलब कि हम आयुष की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक एम यूनिवर्सल सिंबल हमने डोनेट कर दिया कि जहाँ पर भी एम लिखा जाएगा तो मतलब मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। वैसे ही O2, इसमें जो O होता है, ये ए ऑक्सीजन को डोनेट करता है। O2 का फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन गैस। क्या है ना, ऑक्सीजन तुम्हारा O2 में दो ऑक्सीजन को मिला के जो गैस बनती है, गैस हमारी इस फॉर्म में अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में। जब दोनों जुड़ जाते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इस फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और वही तुम्हारा पाउडर फॉर्म में हमें नीचे मिल जाता है। ठीक है, ये ना केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका है पूरा, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तुम्हारा हो गया पहला एग्जाम्पल। इसमें अभी हमने क्या पढ़ा है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है। तो इस एग्जांपल में क्या है, एक मैग्नीशियम से, जो कि एक खुद में एक केमिकल सब्सटेंस है, इससे तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो कि फिर से एक न्यू केमिकल सब्सटेंस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही अगर हम देखें, ये पढ़ते हैं पहले, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट लाइट एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। डैजलिंग वाइट लाइट से बर्न होता है एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, तो वैसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, जो कि तुम्हारा है एक्टिविटी 1.2। टेक अ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एट पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखो तुम्हारे ना लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब करके एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि तुम्हारा इस तरह का होता है, एक ट्यूब की फॉर्म में होता है, जो कि ऊपर से ओपन होता है। कोई भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें टेस्ट ट्यूब में उस केमिकल्स को, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्ट फॉर्म में होता है, उसको हम फिल कर लेते हैं, और वो बाद में जो भी रिएक्शन होती है इसके अंदर होती है। तो इसमें हम एक्टिविटी में क्या करें, हमने इस टेस्ट ट्यूब में पहले हमने लिया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट तुम्हारा देखो, जो लेड है इसका तुम्हारा सिंबल होता है पीबी। पीबी जहाँ पे लिखा होगा मतलब कि यूनिवर्सली इसका मतलब है लेड को डोनेट कर रहे हैं। और नाइट्रेट जो तुम्हारा होता है, इसका सिंपल होता है तुम्हारा NO3। ठीक है, नाइट्रेट। वैसे ही तुम्हारा तो इसमें हमने क्या ऐड किया, पोटेशियम। अगेन जो इसका सिंपल होता है तुम्हारा होता है के। जहाँ भी यूनिवर्सली के लिखा होगा मतलब हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं। वैसे ही तुम्हारा आयोडाइड जो लिखा हुआ है, इसका सिंपल होता है आई। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम नाइट्रेट डाला, और उसके बाद उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, तो उसके बाद क्या होता है। तो हम यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहें, तो इन्होंने बेसिकली PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI। ठीक है, इन्होंने ये PbNO3 का फॉर्मूला होता है, ये पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला। हमने इसको ऐड किया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा PbI2 प्लस KNO3। जो तुम्हारा PbI2 है ना, PbI2 ये तुम्हारा होता है, PB का मतलब क्या है, लेड, और आई का मतलब क्या है, आयोडाइड।
तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, आयोडाइड। ठीक है, के का मतलब क्या है, पोटेशियम, और NO3 का मतलब क्या है, नाइट्रेट, है ना। तो हमारा तो इसमें ऑब्जर्वेशन, मेन ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमें कब पता लगेगा कि तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड बन चुका है। तुम्हारे यहाँ पे एक येलो कलर की पीपीटी फॉर्म हो चुकी है। पीपीटी का होता है प्रेसिपिटेट, कि हमने यहाँ पे देखो लिक्विड फॉर्म में हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला, फिर हमने उसके ऊपर सॉरी लेड नाइट्रेट डाला, फिर हमने उसके ऊपर डाला पोटेशियम आयोडाइड, तो तुम्हारे पूरा लिक्विड फॉर्म में होगा। और यहाँ पे सबसे नीचे एक सॉलिड फॉर्म में येलो कलर का कुछ होगा नीचे, मतलब तुम्हें सॉलिड फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ येलो कलर का कुछ बन रहा है नीचे, तो वो तुम्हारी होगी पीपीटी। तो इसका मतलब क्या है, जब तुम्हारी येलो कलर का नीचे पीपीटी बनने शुरू हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि PbI2 बन गया, क्योंकि PbI2 तुम्हारा क्या है, पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, येलो पीपीटी। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अगेन देखो हमने शुरू कहाँ से किया था, PbNO3, ये खुद में केमिकल कंपाउंड है, और KI से ये खुद में केमिकल कंपाउंड है, और एंड में क्या बन गया, PbI2, which is completely different chemical substance, chemical compound from the reactant, from the previous one। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक न्यू केमिकल कंपाउंड बन गया। इसका मतलब है ये भी तुम्हारी क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। वैसे ही हम एक एक्टिविटी 1.3 इसमें भी क्या है, हम एक और केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या किया इन्होंने, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। अगेन टेस्ट ट्यूब तुम्हें मैंने बता दिया क्या होता है, कॉनिकल फ्लास्क तुम्हारा एक ऐसा फ्लास्क जो कि कौन के फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है इस तरह से, ठीक है, इस तरह का फ्लास्क होता है, हमारा कौन के फॉर्म में होता है। अब क्या होता है, कौन के फॉर्म में क्या होता है, तुम्हारे बहुत सी रिएक्शन होती है जिसमें तुम्हें ना इसका जो माउथ होता है, वैसे तो ओपन होता है, तुम्हें इसका माउथ को बंद करना पड़ता है। तो वो बंद कैसे करते हैं, एक ना कॉर्क, एक कॉर्क आता है जिसको इस तरह का होता है, इससे तुम्हारा जो माउथ है ना हम इसका बंद कर सकते हैं। अब ये भी कई तरह के आते हैं, जैसे कुछ रिएक्शन में क्या होता है, हमें कंप्लीटली इसको क्लोज करना पड़ता है ताकि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस अगर बन रही है बाहर ना जाए, तो उसके लिए क्या होता है, कंप्लीटली क्लोज कॉर्क आता है। या फिर कुछ में होता है कि स्पेसिफिकली कुछ जाने के लिए, कोई स्पेसिफिक गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे छोटा सा छेद हो, जिसकी इसमें है। ठीक है, वो रिएक्शन के हिसाब से अपना चेंज होते रहते हैं। वो वैसे ही कॉनिकल फ्लास्क हो गया, फिर कोई भी रिएक्शन होती है, हमारी मेजोरिटी रिएक्शंस एक लेबोरेटरी में या फिर कॉनिकल फ्लास्क में होती है, या फिर टेस्ट ट्यूब्स में होती है। तो ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि लैब्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक ऐसे कॉनिकल फ्लास्क में एक जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, जो नीचे तुम्हें दिख रहे होंगे, ये सारे जिंक ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ दीज बोथ आर एसिड्स। ठीक है, जाइड हमारा डाइल्यूट ही है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, एसिड की कंसनट्रेशन, मतलब कि एसिड में हमने बहुत सारा पानी डाल दिया ताकि जो एसिड की कंसनट्रेशन है, एसिड का अमाउंट है वो कम हो जाए। ठीक है, चाहे डाइल्यूट ही है पर फिर भी तुम्हारा एसिड बहुत डेंजरस होता है अगर तुम्हारे डायरेक्ट स्किन के साथ टच हो जाए। इसलिए इसको क्वेश्चन के ज़ार हमेशा यूज़ करना चाहिए जब भी हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, हैंडल द एसिड विद केयर। तो अगर हमने इसमें एसिड डाल दिया तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, उन्होंने ये बोला, do you observe anything happening around the zinc granules and touch the conical flask or test tube? Is there any change in its temperature? अगर हम इसके बारे में बात करें फिर से, अगर हम शुरू करते हैं, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, हमें इसको ना रब कर दिया 2 मिनट पहले, यहाँ पे जगह होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू कहाँ से किया, जिंक। तो अगेन जैसे हम उसके बात करते हैं एलिमेंट्स की, इन्होंने क्या किया, जिंक लिया और इसमें हमने एसिड डाल दिया, या फिर HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, या फिर और H2SO4, ये तुम्हारा आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, इसको ऑफकोर्स डाइल्यूट फॉर्म में इसमें हमने ऐड कर दिया। तो इससे तुम्हारा क्या बनेगा, इससे तुम्हारा बन जाएगा, अगर जैसे कि हम Cl लिए तो ZnCl बन जाएगा। अगर हमने SO4 लिया या फिर ZnSO4, ZnCl2 या फिर ZnSO4। ठीक है, ये फोर्स अगर हमने HCl लिया तो ये बनेगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो ये बनेगा।
एंड प्लस H2 गैस, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स प्लस हीट। अब देखो ये हमें रिएक्शन पता लगी हमें क्या होगी। अब हमें ये ऑब्जर्व कैसे होगा रियल टाइम में, अगर हम इसको ऑब्जर्व करिए कॉनिकल फ्लास्क को, हमें ऑब्जर्व कैसे होगा। सबसे पहले हम हीट की बात करते हैं। जैसे उन्होंने लिखा ना, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। जब तो इरेक्शन हो रही होगी, तो अगर तुम इसको ना टच करोगे तो तुम्हें काफ़ी वार्म सा दिखाई देगा, तुम्हें गर्म दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब रिएक्शन होती है इसमें हीट बाहर निकलती है, इसमें हीट जनरेट होती है जब ये रिएक्शन होती है। इस तरह की रिएक्शंस को जिसमें हीट जनरेट होती है, इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। देखो थर्मिक का मतलब क्या होता है, जहाँ भी तुम्हें थर्मिक का वर्ड आ जाएगा, थर्म आ जाएगा, इसका मतलब क्या, हीट की बात हो रही है। और एक्सो का मतलब क्या है, बाहर निकलना। तो पूरी एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट बाहर निकल रही है। तो इस रिएक्शन में तुम्हारी हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉनिकल फ्लास्क है ये तुम्हारा गर्म हो जाता है, तुम्हारा वार्म दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो तुम्हारी H2 है, H2 गैस को हम कैसे पता लगाएंगे तुम्हारी H2 गैस बन रही है। देखो हमने यहाँ पे ओपनिंग दी है H2 गैस को बाहर निकलने के लिए। तो इससे क्या होगा, जब H2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ पे हम इसके बाद इसके ना जो ओपनिंग है यहाँ पे ऊपर, अगर हम इसके पास एक क्या लेके आएंगे, एक लाइटर लेके आएंगे या फिर कैंडल लेके आएंगे, है ना, तो वो ब्रिंगिंग द लाइटर कैंडल, तो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होगी। अगर हम देखें यहाँ पे, रुको, यहाँ से तुम्हारी H2 गैस बाहर निकल रही है ना। अगर हम इसके पास एक कैंडल लेके आए जो कि बर्न कर रही है ऑफ कोर्स, है ना, तो यहाँ पे जो बर्न होगा हम पॉपिंग साउंड के साथ बर्न हुई है, ठीक है। और ये पॉपिंग साउंड का जो वो है ना, पॉपिंग साउंड अगर आ रही है तुम्हारे वहाँ पे इसके पास लाने का, इसका मतलब है H2 गैस हमारी बाहर निकल रही है। तो ये तुम्हारा एक और प्रूफ होगा कि H2 गैस बन रही है इसमें, इस रिएक्शन में, ठीक है। तो तो चलो हम आगे शुरू करते हैं अब। देखो तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके हमने 3 एग्जांपल पढ़े। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई एक पुराने केमिकल सब्सटेंस की न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, या फिर होल न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े। मैग्नीशियम MgO एग्जाम्पल पढ़ा, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ा इसका लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट के अंदर अगर हम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो क्या होता है। फिर एक ये एग्जाम्पल पढ़ा जिंक का, ठीक है, जिसमें अगर जिंक के अंदर अगर हम कोई भी एसिड डालते हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे हमारा क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, जिंक था, इसमें हमने HCl डाला, ठीक है, तो हमारा ZnCl तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस बन गया। H2 गैस जनरेट होगी जो पहले ही नहीं थी कहीं पर भी, हमारी गैस जनरेट होगी, और ऑफ कोर्स हीट तो हैगी है। और ये सभी जो ऑब्जर्वेशन जो हमने केमिकल रिएक्शंस में लिखी है, ये सभी हम इसमें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं रियल टाइम में, जब तुम रिएक्शन को ना परफॉर्म करते हो। तो मैं आगे शुरू करता चलो। फ्रॉम द above 3 activities we can say that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place. Change in state, अगर चेंज इन स्टेट हो रही है, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, तुम्हारे मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ना लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो अब इसमें देखो तुम्हारा जिंक था, ये सॉलिड फॉर्म में था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था हमारे लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। तुम्हारा बाद में ZnCl2 बन गया, ये तुम्हारा ZnSO4 ZnCl बन गया, तुम्हारा एक्यूज फॉर्म में है। एक्यूज फॉर्म में क्या होता है, मतलब हमारे एक सोल्यूशन फॉर्म में है, तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में है बेसिकली। तुम्हारे लिक्विड में तुम्हारा सोल्यूशन है, उसके अंदर तुम्हारे बाकी सब्सटेंस ऐड है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, इसके रिएक्शन के बाद यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म होगा, इसके अंदर ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्म हुआ है, ये तुम्हारा ZnCl2 होगा, जो को मैं यहाँ पे बनाता है। अगर मैंने यहाँ ऐड किया, यहाँ वैसे ही आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे लिक्विड होगा जिसको हम बोलेंगे ZnCl2। और जब लिक्विड फॉर्म में कोई भी तुम्हारा ना केमिकल सब्सटेंस केमिकल होता है तो उसको हम एक्यू से लिखते हैं। H2 तुम्हारी गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है, और ऑफ कोर्स हीट तो हैगी। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा चेंज इन स्टेट हो रहा है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर अगर तुम्हारा हो, यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर देखा, यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ, ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारा फाइनल बना था, इसमें देखो येलो कलर की PPT बनी थी, है ना। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे देखो H2 गैस रिलीज हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर,
यहाँ पे तुम्हारा देखो ये एक्सोथर्मिक है, हीट, यहाँ पे हीट बन रही है तुम्हारी इसी एग्जाम्पल में जो हमने अभी पढ़ा है। तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो तुम्हें मैंने अभी बताया है, इसकी जिंक हो गया, इसको हम अगर हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो तो हम इसको Zn के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने Zn लिखा ना, इसका मतलब जिंक। और जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम देखो इसकी बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा हाइड्रो होता है, इसकी यहाँ इसमें बात हो रही है हमारे हाइड्रोजन की बेसिकली, ठीक है। और क्लोरिक का मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है। तो तुम्हारा जो हाइड्रोजन हो गया, उसका जो सिंबल होता है, उसको हमें सिंबॉलिकली लिखना हो तो इसको सिंबॉलिक होता है एच। तुम्हारा क्लोरीन है, इसका सिंबॉलिक होता है Cl। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम HCl के फॉर्म में लिख सकते हैं HCl। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड किसका फॉर्म होता है, एक हाइड्रोजन का और SO4 का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो जिंक क्लोराइड, हम नाम से पढ़ो, इस Zn का मतलब क्या है जिंक और Cl का मतलब क्या है क्लोराइड, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो Zn का मतलब क्या है जिंक और SO4 का मतलब क्या है सल्फेट, जिंक सल्फेट बनता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे नाम को H2, तुम्हारी कोई भी गैस फॉर्म होती है, इसके पीछे था तुम्हारा जो O था वो तुम्हारा ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन O2 तुम्हारी ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तुम्हारा H है तुम्हारा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, बट H2 तुम्हारा हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये डिफरेंट जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनका कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशंस में, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि मैग्नीशियम रिबन जब हम बर्नर के ऊपर, इसको तुम्हारा ऐसे बर्नर था, है ना, इसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन लेके आते हैं टोंग्स के साथ पकड़ के, ऑफ कोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्या होता है मैग्नीशियम रिबन को हम बर्नर साथ लेके आता है, तो एटमॉस्फेयर में जो तुम्हारी ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके एक पाउडर फॉर्म में नीचे वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। पाउडर फॉर्म में नीचे वॉच ग्लास में तुम्हारा कलेक्ट हो जाता है, जो कि तुम्हारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका अभी हम पढ़ के आए। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टेस्ट फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे to do this is to write it in a form of a word equation. Word equation for the above reaction would be मैग्नीशियम। इसमें क्या है देखो, हमने ऊपर क्या किया था, हमने हर एक इसको मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया था। हमें इसका पूरा नाम लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, उन्होंने पूरा नाम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया वर्ड इक्वेशन। इसमें क्या है मैग्नीशियम पूरा नाम लिख दिया, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अभी देखो इसमें यहाँ पे नीचे का लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, जब भी तुम्हारी केमिकल रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, जो भी स्टार्टिंग के जो तुम्हारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी रिएक्शन शुरू होने से पहले जो भी तुमने स्टार्टिंग में लिया तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास बना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसके ऊपर था, हम इसकी बात करते हैं। एक्टिविटी 1.2 में देखो इसके हमने क्या लिया, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड, हमने ये दो केमिकल कंपाउंड्स लिए थे, तो ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। रिएक्ट करने के बाद जो हमारा बना जैसे पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, वो हमारे हो गए प्रोडक्ट्स। एक्टिविटी 1.3 में देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, हमने स्टार्टिंग में लिया जिंक एंड एसिड, तो ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स। और हमें रिएक्ट करने के बाद क्या मिला, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट और H2 गैस, तो ये तुम्हारे हो गए प्रोडक्ट, ठीक है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1
magnesium and oxygen are reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. The word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them. ये arrow है ना. The reactants are written on the left hand side LHS with a plus sign between them, and similarly the products are written on the right hand side with a plus sign between them. देखो यहाँ पे हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं रिएक्टेंट्स को ऑन लेफ्ट हैंड साइड. फिर यहाँ पे कोई भी हमारा केमिकल प्रोसेस होता है, फिर यहाँ पे एरो शो करते हैं, जिसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट जो तुम्हारे हैं, इस एरो का मतलब क्या है, कोई जो रिएक्टेंट्स है उसमें केमिकल रिएक्शन हुई तो उसके वजह से तुम्हारे प्रोडक्ट्स बन के, मतलब तुम्हारा रिएक्टेंट है तुम्हारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इस एरो ये डोनेट करता है. ठीक है. और अगर तुम्हारे मोर देन वन रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं रिएक्शन में, तो इसको हम डोनेट करते हैं प्लस साइन से, मतलब दिखाने वास्ते कि मोर देन वन रिएक्टेंट तुम्हारे इस्तेमाल हो रहे हैं किसी रिएक्शन में. वैसे ही प्रोडक्ट अगर तुम्हारे मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए यहाँ पे प्लस साइन यूज करते हैं, जैसे हमारे ऊपर के रिएक्शन में होगा, जैसे हमने इसमें किया. Zn एंड HCl सबसे बेस्ट एग्जांपल है. Zn एंड HCl में दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स यूज हुए तो हमने इसको प्लस से डोनेट किया. ठीक है. वैसे हमारे दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने, एक ZnCl2 जिंक क्लोराइड और एक हाइड्रोजन गैस, एक गैस के फॉर्म में, तो इसको हमने प्लस से डोनेट किया. ठीक है. प्लस ऑफ कोर्स हीट तो है ही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि तुम्हें निकलती है. ठीक है. चलो हम आगे चलते हैं. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला अब, हाँ, सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटन. ठीक है. द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट. एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, जो ये तुम्हारा स्टार्टिंग का एरो है, ठीक है, ये तुम्हारे प्रोडक्ट की तरफ डोनेट करता है. क्यों करता है, मतलब रिएक्टेंट से तुम्हारा प्रोडक्ट बनाने होंगे, तुम्हारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, तो उसको डोनेट करने वास्ते हम एरो को यूज़ करते हैं. तो एरो हेड इसलिए वहाँ पे हम पॉइंट करते हैं जहाँ पे जो कि हमारे फाइनली बन रहा है, फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है. वैसे सपोज अगर मैं इसको ऑपोजिट बनाता है इस तरह, इसका मतलब क्या, हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है. ठीक है. और हमने इस तरफ बनाया, मतलब क्या, हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है. तो इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एरो की, हम किस डायरेक्शन में इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं. देखो अब हम यहाँ पे आते हैं, सबसे मेन पॉइंट, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन. अगर हमने ऊपर देखा, ये केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है, पर स्टिल इट इज़ वेरी लॉन्ग फॉर्म. अगर हमने हर बार हमने लिखना हुआ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फिर भी छोटी रिएक्शन है. अगर हम इसमें लिखना हुआ, जैसे जिंक में जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, अगर हम इसको हर बार लिखना हुआ, विच इज क्वाइट टायरसम. तो इस तरह एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. केमिकल फॉर्मूला देखो, तुम्हारे हर एक केमिकल सब्सटेंस को डोनेट करने वास्ते उसका एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला होता है, तो उसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स. A chemical equation represents a chemical reaction, of course. If we recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as magnesium oxygen and magnesium oxide. वैसे जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था, मैग्नीशियम क्या होता है, हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीशियम का Mg, और वही ऑक्सीजन गैस का रिप्रेजेंटेशन हमारा O2 के फॉर्म में होता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिप्रेजेंटेशन हमारा MgO के फॉर्म में होता है. ठीक है. अब देखो, लेकिन ये जो अभी तुम्हारी लिखी हुई है केमिकल रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मैंने कितने मैग्नीशियम लिया हमने, अगर हम देखें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दो कंपाउंड्स हैं ना इसमें. अगर हम इसमें देखो LHS में देखो और RHS में देखो, LHS में मैग्नीशियम कितना लिया हमने, 1 लिया. ऑक्सीजन कितने लिए, 2 लिए. लेकिन फाइनली हमारे कितने बन रहे हैं, 1 and 1. इसका मतलब क्या, एक ऑक्सीजन गायब हो गया. फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में क्या, जितने रिएक्टेंट्स तुमने इनिशियली लिए उतनी ही तुम्हारे प्रोडक्ट्स में एटम्स उतने ही होने चाहिए. तुम्हारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स तुम्हारे सेम होने चाहिए. बीच में ऐसे गायब तो हो नहीं सकता कोई भी रिएक्टेंट. तो हमें क्या है, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने वास्ते. हम चेंज कैसे करेंगे, तो बेसिकली क्या है, जैसे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन RHS में 1 है. तो अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि मैंने इसको 2 बनाना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा.
तो ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 करने हैं, वैसे यहाँ पे तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो फिर पूरी केमिकल इक्वेशन ही तुम्हारी चेंज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, मतलब क्या है, तुम्हारा एक का तुम्हारा एक कंबाइन करता है एक O2 से, तुम्हारा एक MgO बनता है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, तुम्हारा एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो गायब हो गया, तो हमें इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या है, मैंने क्या किया, मैंने 2 MgO ले लिए। मैंने क्या कहा कि प्रोडक्ट में हमारा MgO का एक मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, हमारे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे ऑक्सीजन 2 हो गए, है ना। लेकिन हमारे Mg भी 2 हो गए प्रोडक्ट में, तो वैसे हमारा Mg1 था और Mg भी 2 हो गया। लेकिन हमें LHS में तो Mg1 है, तो फिर से वो इक्वेशन ख़राब हो गई, हमारे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल फिर से ख़राब हो गए। तो हमको इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 कैसे करूँ, इंटू 2 करके। ऑफ कोर्स मैं नीचे Mg2 तो लगा नहीं सकता क्योंकि ये फिर से केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं आगे 2 लगा दूंगा। इसका मतलब है मैंने Mg के मॉलिक्यूल 2 ले लिए, ठीक है। तो हमारे फिर से, तो अगर हम अब देखेंगे तो हमारे देखो 2 मॉलिक्यूल Mg के हो गए, फाइनली हमारे क्या बना है, 2 Mg के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। वैसे हमारे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऐसे प्रोडक्ट में भी हमारे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के एटम्स एंड प्रोडक्ट्स के एटम्स भी बराबर हो गए। तो अगर हम तुम्हें समरी करनी हो इसकी, तो बेसिकली ये रिएक्शन अब क्या कह रहे हैं हमसे, कि हमने क्या किया, हमने Mg के 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और उसको हमने ऐड किया है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ। तो इससे हमारे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए बेसिकली, ठीक है। और जो इनिशियल रिएक्शन थी, इनिशियली हमें क्या कह रहे थे कि हमने मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल लिया, उसको हमने ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, उसमें हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना। लेकिन इससे क्या होता है, हमारी जो एटम्स है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में वो सेम नहीं रहते। तो फिर ये सही नहीं रहता, क्योंकि क्या है ना, कोई भी एलिमेंट रिएक्शन के बीच में ऐसे गायब तो हो नहीं सकता। हमें जितने हमने शुरू किए थे वह फाइनली उतने ही मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, हमें बैलेंस करनी पड़ती है रिएक्शन LHS और RHS को। वही अब यहाँ पे इन्होंने आके एक्सप्लेन किया। अगर हम देखें यहाँ पे, count and compare the number of atoms of each element on LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element on each element the same on both side? Of course no. वो तो अब हो गए क्योंकि मैंने इसको बैलेंस कर दिया। और हम इनिशियली देखें Mg एक था, यहाँ पे Mg एक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो of course no. If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not same on both side of equation, ठीक है। अब इतना कंपल्सरी क्यों है कि दोनों साइड को हम बैलेंस करना पड़े, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा इसका मतलब है दोनों साइड का मास ही सेम डिफरेंट हो गया। अब देखो तुम्हें पता होगा, कोई भी मास है, कोई भी एलिमेंट है, कोई एनर्जी है, वो ऐसे ना इन्वायरमेंट में अपने आप नहीं बन सकती। उसको अब बनने के लिए कोई प्री रिक्वेसर कुछ होना चाहिए पहले से रिएक्शन में। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले था, अब अचानक से गायब हो गया। अभी ये कैसे हो सकता है कोई भी रिएक्शन में, है ना। ये जितने तुमने शुरू किया उतने तुम्हें एंड में होगा। तुम्हें ऐसा तो है नहीं प्रोडक्ट में या फिर एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया, एक एलिमेंट कम हो गया अपने आप ही, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। जितना मास तुमने शुरू किया एक रिएक्शन का, उतना ही मास तुम्हें एंड में मिलना चाहिए। अगर तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है इसके हिसाब से, तो हमारा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास में बहुत डिफरेंट है। एक ऑक्सीजन का फर्क है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। सच ए केमिकल रिएक्शन इज अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को, जो कि अनबैलेंस रिएक्शन होती है जिसमें तुम्हारा मास सेम नहीं होता है, इसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। सो इक्वेशन 1.2, या फिर जिसको अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं, इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस पार्ट में हमें सिखाया गया है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। चलो, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वाज स्टडीड इन क्लास 9th, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, है ना। देखो हमें हर बार ये हमारा है ना एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हमें हर बार मतलब कि ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। इसको हमें हमेशा ना
ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा कि सही है। क्योंकि अगर देखो, अगर ये गलत, अगर हमने इस फॉर्म में देखो, एक ऑक्सीजन हमारा गायब हो गया, मास अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया ऑक्सीजन का, वो कैसे हो सकता है और पॉसिबल नहीं है इस लॉ के हिसाब से, है ना। या फिर कोई अगर अगर मैं बोलूँ रिएक्टेंट्स में कुछ, रिएक्टर में एक एलिमेंट है, प्रोडक्ट में एक न्यू एलिमेंट आ गया, बिना रिएक्टेंट में वो एलिमेंट का कोई भी एक ना एक कुछ हो उसका, तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो फिर रिएक्टेंट में उसका इसका होना चाहिए, या फिर नहीं, या फिर नहीं है तो प्रोडक्ट में भी नहीं आएगा वो, क्योंकि वो क्यों है, इससे लॉ की वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आया था हमारा बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग क्यों जुड़ी है, बेसिकली उसका रीजन आ गया पूरा। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ये बहुत जुड़ी लाइन है, ठीक है। इसके ये हमारा पूरा क्रक्स आ गया एक तरह से बैलेंसिंग का, हमारी बैलेंसिंग जरूरी क्यों है, ठीक है। लगा चलते हैं। In other words, the number of atoms of each element remains same before and after the chemical reaction. Here we need to balance a Scaling chemical equation. Okay, अब हम क्या करेंगे, हम जो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने तुम्हें बोला था जिंक का नो सिंबॉलिक क्या होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, जिंक सल्फेट एंड H2, ये हमारी गैस की फॉर्म है। ये ऊपर की रिएक्शन है जो हमने करी थी ना, एक कॉनिकल फ्लास्क वाली, तुम्हें याद होगा। इसमें जिंक हमने ऐड किया था सॉलिड फॉर्म में, फिर हमने एसिड ऐड किया था, जिसकी वजह से ZnSO4 हमारा बनना था, और H2 बनना था गैस की फॉर्म में, जो कि पॉपिंग साउंड के साथ तुम्हारी, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि मैं H2 कैसे बना है ना। तो हमने अब इसको बैलेंस करना है। तो हम देखो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे LHS, एक साइड लिखेंगे RHS, और हम देखेंगे दोनों साइड के एलिमेंट सेम है कि नहीं है ना। तो अगर हम देखो LHS में देखिए जिंक कितना है, एक है। RHS में कितना है, एक है। दोनों साइड बराबर है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन इस साइड में 2 है, इस साइड में भी 2 है, दो दो बराबर है, नो प्रॉब्लम। SO4 ये तुम्हारा पूरा एक कंपाउंड है सल्फेट, ठीक है। और इसमें से भी तुम्हारा S सल्फर एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है, तुम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। पहले सल्फर का हमारे LHS में कितना एक है और RHS में कितना एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो देखो LHS और RHS के एलिमेंट्स एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको हमने आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इसे बैलेंस करने की क्वेश्चन। तो हमें इसमें कोई कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आ आते हैं दूसरी रिएक्शन पे। ये इसमें क्या है, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब फिर से सबसे पहले टेबल बनाएंगे, द नंबर ऑफ एटम्स हम ना काउंट करेंगे। तो रिएक्टेंट्स के एटम जो कि हमारे LHS होता है, आयरन का कितना है, आयरन का 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। हमारा एक आयरन है, यहाँ पे तक 3 आयरन है, यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, बैलेंस नहीं है ना। तो हमें इसको करना पड़ेगा। पहले अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे 4 है, देखो 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ऐसे लो ऑफ मास एक्शन। ये तो हमारा इन्वायरमेंट में अपने आप कैसे 4 ऑक्सीजन बन सकते हैं ना। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पिछले केस में क्या था, मैग्नीशियम वाले में सिर्फ एक एटम था जो कि इनिशियली बैलेंस नहीं था। अगर हम इसके बाद करें तो इनिशियली सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, तो हमारे लिए काफ़ी आसान था कि हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं बैलेंस करना, फिर बाद में हम मैग्नीशियम तक आ गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे 2 केस है, एक आयरन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही बैलेंस नहीं है। तो इन दोनों में से शुरू कौन सा करिए हम बैलेंस करना सबसे पहले, क्योंकि हम ऐसे ही अगर हवा में शुरू कर देंगे फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसका भी एक रूल होता है, ना नीचे पढ़ेंगे। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब है हम पहले उस कंपाउंड को बैलेंस करना शुरू करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। अगर ये देखो, ये सारे अपने, ये हमारा F एक एलिमेंट है क्योंकि किसी के साथ जुड़ा हुआ है, अकेला है। H2 तो हमारे कंपाउंड है, देखो इसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन। Fe3O4 फिर से कंपाउंड है, इसमें हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। और हाइड्रोजन एक फिर से कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं अब इसमें H2O में, इसमें तुम्हारे टोटल एटम्स कितने हैं? तीन। तीन, दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का। Fe3O4 में तुम्हारे टोटल एटम्स कितने हैं? तीन Fe के, चार ऑक्सीजन के, चार, पाँच, छः, सात, सेवन, टोटल सेवन एटम्स है। तो हमें क्या बोला था, हमने उस कंपाउंड से शुरू करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो बेसिकली सबसे पहले हम Fe3O4 को बैलेंस करना शुरू करेंगे, और इसमें भी हम उस एलिमेंट को चूज करेंगे जो कि मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है। इट मे बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जो इस केस में तुम्हारा ऑक्सीजन है। तो हम ऑक्सीजन से शुरू करेंगे बैलेंस करना। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे चार है, यहाँ पे एक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इंटू 4 करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, तुम्हारा ये ऑक्सीजन है, अगर मैं इसको अलग से लिखूँ यहाँ पे पहले Fe+H2O, ठीक है, हमें देता है Fe3O4+H2। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चार से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें चार मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे H2O के। हमारे ऑक्सीजन चार हो गए, ठीक है। अब इसके मतलब क्या है, हमारे अब इससे क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन जो हमारे LHS में है 8 हो गए। पहले 2 थे, लेकिन अब हमारे हो गए 8, ठीक है। हमारे 8 हो गए, तो हमारे हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया। तो हमारे हो गए यहाँ पे 8 हो गए, तो हमें RHS में हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये रहा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना। अब हमारा आता है Fe, हमारा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अब इसको बैलेंस करना, तो हमें यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। Fe कहाँ पे, 3 आ गया, है ना। तो अब काउंट करके देखो कितने हैं, यहाँ पे 3 Fe है, 4 H2 हो गए, Fe3O4 एक हो गया, और 4 हमारे H2 हो गए। तो हम इसको अब काउंट करेंगे, तो क्या एलिमेंट्स हमारे बराबर हो गए। 3 Fe यहाँ पे है, 3 Fe यहाँ पे है। अब देखो 4, 2, 8, तो हमारे 8 H2 यहाँ पे है, 8 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है, 8 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है, 4, 4, 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे है। तो हमारे बेसिकली ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है ना। तो मैं अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी एक बार। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करना शुरू करेंगे, है ना। इनिशियली हमारे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1, इन प्रोडक्ट्स 4 है। टू बैलेंस आउट, यहाँ पे तो देखो 4 है, हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे इंटू 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने किया। तो इसके लिए क्या है, तो इक्वलेस नंबर ऑफ एटम्स, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। तो इसका फॉर्मूला है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमें कोई यहाँ पे ऑक्सीजन 4 करना है, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं H2 मैं 4 यहाँ पे नीचे लगा दूंगा, क्योंकि फिर H2O4 बन गया, तो फिर बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ और ही बन गया कंपाउंड, है ना। H2O4 अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारा नाम आयुष है ना, लेकिन मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आगे आई लगा दूँ, तो तुम्हारा नाम का मतलब चेंज हो गया ना, आयुष आयुषी बन गया। तुम ऐसे इसका नाम चेंज नहीं कर सकते ना, तुम चेंज के तुमने इसकी आइडेंटिटी ही खराब कर दी, तुमने इसकी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। तो इसके लिए क्या है, हमें 4 इसके इसलिए हम आगे लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम H2O के 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो इसका इसका मतलब क्या है, हमारे ऑक्सीजन फिर 4 हो जाएंगे, है ना। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4s4h2। कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन में, है ना, कोई भी रिएक्शन में जो भी तुम्हारा एक तो तुम्हारा होता है मेन पार्ट H2O, और इसके आगे जो तुम्हारा नंबर होता है ना, किसी भी मेन पार्ट के आगे जो भी नंबर लगा होता है, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे 4 है, ये तुम्हारा कोफिशिएंट है। यहाँ पे अगर Fe है, यहाँ पे मैंने 3 लगाया, Fe आगे मेरा 3 Fe कोफिशिएंट है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ Fe इन अ बैलेंस रिएक्शन ऑफ दिस, जो भी हमारी रिएक्शन है FeH2O, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ Fe पूछा था, उसका आंसर क्या हो जाएगा 3, है ना। ये तुम्हारी टर्मिनोलॉजी है तुम्हारी इधर से बेसिकली। नाउ द पार्शियली बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दिस, ये तुम्हारी देखो फुली अभी भी नहीं है, पार्शियली है। तो इसके लिए अभी हमें Fe और H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तुम कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, मैं प्रेफर करता हूँ तुमने पहले H2O
को बैलेंस किया, इसकी वजह से तुम्हारे एच अनबैलेंस हो गए, तो तुम पहले एच से शुरू कर लो, तुम ऐसे बैक बैक ट्रैक करते रहोगे। पर वैसे तुम आइडियली कुछ भी ले सकते हो, एफ भी यूज एफ से भी शुरू कर सकते हो, एच से भी शुरू कर सकते हो। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन फर्स्ट। To equalize number of H atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on RHS। मुझे देखो यहाँ पे इनिशियली क्या है, यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन करने के बाद 4 H2 मॉलिक्यूल करने के बाद और हाइड्रोजन 8 हो गए। अब यहाँ पे 8 है, अब यहाँ पे 2 है, हमें दोनों साइड 8 चाहिए, तो यहाँ पे हम इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 का कोफिशिएंट आ जाएगा 4, है ना। सिमिलरली अब Fe है, तुम इसको Fe यहाँ पे कर सकते हो Fe3 ना, तो फाइनली तुम्हारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी 3Fe प्लस H2O। ठीक है, अब क्या है ना, केमिकल इक्वेशन चलो आ गई, इसको हम बैलेंस इक्वेशन कहते रहे, पर ये केमिकल इक्वेशन को हम कोई थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछली केमिकल इक्वेशन थी हमारी जिंक वाली, है ना। हमने क्या था, हमने जिंक के अंदर एक HCl कोई एसिड ऐड किया, उससे हमारा ZnCl2 बन गया, उससे हमारी H2 गैस बन गई, है ना, उससे हमारी हीट बन गई, है ना। यहाँ पे अगर मैं सॉलिड लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया लिक्विड फॉर्म और एक्वस फॉर्म। अगर हम इस रिएक्शन को स्टडी करें तो ये रिएक्शन से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन विद्रॉ कर सकते हैं कि इसमें, जैसे कि अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक रिएक्शन दे दूँ, मैंने कहूँ तो मैं रिएक्शन दी, तो मैं इसको रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, तो तुम अगर मैंने तुम्हें ऐसे रिएक्शन को ऐसा इन्फॉर्मेशन इससे हमें निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले हमने जिंक लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कि हमने एक फ्लास्क में, एक टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक लिया जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर उसमें हमने HCl ऐड किया जो कि लिक्विड फॉर्म में है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में हमने HCl ऐड किया, है ना। फिर रिएक्शन के बाद क्या बना, हमारी ZnCl2 बन के एक्वस फॉर्म, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, हमें लिक्विड फॉर्म में ZnCl2 प्रेजेंट होगा, है ना। और H2 गैस, मतलब कि H2 तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है जो बाहर निकल जाएगी, गैस है फोर्स, वो बाहर निकल जाएगी, वो अंदर तो रहेगी नहीं इसके, और प्लस हीट। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी हीट भी निकलेगी, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा कॉनिकल फ्लास्क है वो साइड से गर्म हो जाएगा, है ना। अब देखो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में फ़र्क क्या है। इस रिएक्शन को अगर हम सिंपली अगर हम पढ़ना हो तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमने Fe में H2O डाला, हमने आयरन में पानी डाला, उससे हमारा आयरन ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन निकल गई। लेकिन हम इसमें आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते ना, आयरन सॉलिड फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, पानी किस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था। तुम्हें देखो तो हमारा H2 है, ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, किस फॉर्म में था। Fe3O4 हमारा बना हुआ किस फॉर्म में बना, सॉलिड के फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में बना। हमारी H2 जो बनी है वो किस फॉर्म में है, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते इससे। तो इसके लिए क्या होता है, हमें इस केमिकल रिएक्शन को थोड़ी और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें ऐसे फिजिकल स्टेट्स, इसमें हम फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं। जैसे कि मैंने इस रिएक्शन में लिखा हुआ है कि हमें जेडन के नीचे एक सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जिंक हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, मैंने HCl के नीचे L लिख दिया, इसका मतलब क्या, हमने HCl लिक्विड फॉर्म में लिया। ठीक है, ये जो हमारा S है, L है, एक्वस AQ है, G है, इसका मतलब गैस हो गया। हमारी फिजिकल स्टेट्स बताता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो हमारा स्टेप 7 सॉरी, हमारा स्टेप 7 क्या होगा, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। केयरफुल एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? More information has been given in this equation about their physical states. To make chemical equation more informative, the physical state of reactants and products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by notations gas, liquid, aqueous, solid respectively. The word AQ is represented if the reactant or product is represented as a solution in water. बेसिकली ओवरऑल जो हमारा सोल्यूशन बनेगा फाइनली वो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब पानी के फॉर्म में है, वो एक तरह से फ्लूइड है। ठीक है, अब देखो ये अब जो ऊपर की बैलेंस रिएक्शन है इसमें हमने फिजिकल स्टेट्स डाल दी, एस गैस।
और देखो इससे हमारा ना हमें कितनी कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी सिर्फ ये डालने से। अब हम इससे कह सकते हैं कि हमने आयरन लिया सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि आयरन रोड हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अंदर हमने भाप डाली। भाप क्या होता है? पानी, गैसियस फॉर्म में, स्टीम, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टीम। हमने उस आयरन रोड को स्टीम के थ्रू लेके गए। उससे क्या है, जो आयरन है जो आयरन तुम्हारा है सॉलिड है, उसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर बन गई। ऑफकोर्स वो सॉलिड फॉर्म में है ना। और तुम्हारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो इसमें क्या है, तुम्हारा H2O तुमने अगर स्टीम उसके ऊपर डाली है सॉलिड फॉर्म में, तो वह H2O का जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारी Fe के साथ ज्वाइन करके एक उसके ऊपर लेयर बना रहता है Fe3O4 की। उससे हमारा हाइड्रोजन है वो बाहर निकल आता है ऐसे गैस। Note that a simple G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam, भाप की फॉर्म में। जब तुम पानी गर्म करते हो, ऊपर तो धुआं सा निकलता है, वो तुम्हारा पानी होता है गैसियस फॉर्म में, जिसको हम स्टीम बोलते हैं, है ना। यूजली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। ठीक है। यूजली क्या होता है, अगर हम जनरली हमें लिखने को भी केमिकल इक्वेशन जरूरी नहीं है तुम्हें फिजिकल स्टेट्स याद हो उसकी, फिजिकल स्टेट्स में लिखनी है, तुम्हें तभी लिखने पड़ते हैं स्पेसिफिकली जब तुम्हें मेंशन हो कि तुमने कंप्लीट केमिकल रिएक्शन लिखनी है विद फिजिकल स्टेट्स, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाए उसी केमिकल इक्वेशन से, तो हम तब इसका यूज़ करते हैं फिजिकल स्टेट्स लिखना। यूजली फिजिकल स्टेट्स ठीक है, ये हम पढ़ लिया था। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow of the equation। अब क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती है स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है, स्पेसिफिक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, स्पेसिफिक कंडीशन, है ना। स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कुछ रिएक्शन होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है ना। कुछ रिएक्शन होती है हमारी रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, उसके लिए तुम्हें हीट करना पड़ता है ना। या फिर कुछ रिएक्शन होती है जिसके जो कि तुम्हें कूल टेम्परेचर में होती है, तुम्हें उसको कूल करना पड़ता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है। पीएच क्या मतलब है, सपोज कोई रिएक्शन तुम्हारी एसिडिक मीडियम में होती है। एसिडिक मीडियम क्या होता है, एसिडिक मीडियम कैसे करोगे, उसमें तुम एसिड ऐड करके उसकी पीएच कम करोगे। या फिर कोई तुम्हारा मतलब ये रिएक्शन अब बेसिक मीडियम होती है, उसमें तुम बेस ऐड करोगे उसके तुम्हारे पीएच 7 से बढ़ाने के लिए, है ना। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि तुम्हारी सनलाइट में होती है ना। कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट चाहिए, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड चाहिए, या कोई स्पेसिफिक ऐसा एलिमेंट चाहिए तुम्हारे रिएक्शन में जो कि तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगा, पार्ट नहीं लेगा। तुम्हारी केमिकल रिएक्शन हो रही है सपोज रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारे रिएक्टेंट में तुम्हारे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा, रिएक्शन को इनिशिएट करवा देगा। रिएक्शन बहुत कैटलिस्ट के यूज़ करने से रिएक्शन ना और जल्दी प्रोसीड होगी, है ना। इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इसके होते हैं ना, एक होता है CO2, एक होता है CO। इसमें ये देखो सी क्या होता है, हमारा कार्बन होता है, ये हमें पता है। और O क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजन, है ना, ये हमें पता है। तो इसमें क्या होता है, हम इसको लिखते हैं, इसमें CO2 होता है, इसको हम लिखते हैं कार्बन। मान लो देखो दो ऑक्सीजन है तो हम इसमें लिखते हैं डाई ऑक्साइड, है ना। वैसे हमारा CO है, इसको हम कैसे लिखते हैं कार्बन। इसमें देखो एक ऑक्सीजन है तो इसको एक को हम कैसे डोनेट करते हैं, मोनो से, कार्बन मोनो ऑक्साइड, है ना। तो इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, क्योंकि हमें रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ गैसियस फॉर्म में। इसके लिए हमें स्पेसिफिक प्रेशर 340 ATM चाहिए होता है, जिसकी वजह से CH3OH मिथाइल मिथेनॉल बन जाता है इसमें। तो तुम्हारा ये होता है ना OH, जब भी तुम्हारे आखिरी में OH आता है तो हम उसको मिथेनॉल OL के थ्रू डोनेट करते हैं। तो हमारा मिथ होता है, CH3 का जो नाम होता है उसको हम मिथ से डोनेट करते हैं, तो तुम्हारे इसका पूरा नाम होता है मिथेनॉल हो जाता है। ठीक है। वैसे देखो CO2, इसको दो है यहाँ पे, दो ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी H2O, ये तुम्हारा वाटर हो गया, ये वाटर लिख सकते हो, या फिर इसको लिखते हो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो ये दो हाइड्रोजन है तो हम इसको लिख सकते हैं डाई
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना, एक है ऑक्साइड, H2 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इसको चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल, एक स्पेसिफिक एलिमेंट, एक स्पेसिफिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स में मिलता है, उसके प्रेजेंस में ही तुम्हारा ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस H2। देखिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इस स्पेसिफिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारी ये। इसी रिएक्शन के थ्रू हमारी जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि हम इनहेल करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, चलो शुरू करते हैं अब। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस, ओके हाँ, यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। बेसिकली जो भी तुम्हें पिछले केमिकल रिएक्शंस जो भी एक्टिविटीज़ में है ना, एग्जाम्पल्स में जो भी तुम्हें दे रखी है, उसको तुम्हें खुद बैलेंस करने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द बैलेंस केमिकल बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैं इन सब की सिंबॉलिक फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। बैलेंस में खुद करने की कोशिश करना कि तुमसे होती है कि नहीं होती है, हमारा होमवर्क है इसको प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया सारे स्टेप्स, एक एक स्टेप को फॉलो करना और फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करना, होपफुली तुमसे हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसका केमिकल इक्वेशन लिख के दूँ, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे H2, क्लोरीन को क्या लिखेंगे Cl2, ये हमारा बन जाएगा HCl। इसको बैलेंस करनी है तो हमें बैलेंस करके देना। अब हमें सेकेंड है हमारा यहाँ पे, सेकेंड लिखते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम का जो तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो होता है Ba। ठीक है, क्लोरीन का 4Cl, एल्यूमिनियम का तुम्हारा होता है Al, सल्फेट का SO4 ऑफ कोर्स, है ना। और चलो ये तो हमारा हो ही जाएगा। तो अब देखो BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। भाई कैसे बना, तुम्हें 2 यहाँ पे क्यों आया, 3 यहाँ पे पता ना तुम्हें, तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा इसको। तुम्हें कैसे बनाते हैं BaCl2 Al2SO4 3 कैसे बनाते हैं, तुम्हें 9th में सीखा होगा इसको। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या बन जाता है BaSO4 प्लस AlCl3, तुम्हारी सेकेंड रिएक्शन होगी। अब वही तुम्हारी थर्ड इक्वेशन होगी सोडियम। देखो सोडियम का तुम्हारा होता है Na, वाटर H2O एकदम पड़ती आया है ना, Na प्लस H2O, है ना। ये तुम्हारा बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। है ना, तुम्हारा बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। तो इसको अब मैंने तुम्हें केमिकल इक्वेशंस लिख दी है, इसको तुम खुद बैलेंस करने की कोशिश करना। तो हम आते हैं यहाँ पे, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन्होंने क्या किया, अब इसको बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जो भी तुम्हारी थी ना रिएक्शन। देखो सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब देखो तुम्हें जो ये है ना स्टेट सिंबल, तुम स्टेटमेंट से ही निकाल सकते हो। इसको कैसे निकालोगे, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। इसका मतलब क्या है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब क्या है, ये जो बेरियम क्लोराइड है सोडियम सल्फेट है, मैंने एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल रहा था, इसका सोल्यूशन प्रेजेंट है वाटर में, मैंने पीछे पढ़ा भी था। तो इसको हम एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्ट टू गिव एन इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्यूबल का मतलब क्या है, नीचे पीपीटी के फॉर्म में हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा मतलब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। तुम्हें याद होगा, तुम्हें पोटेशियम आयोडाइड करके एक एक्टिविटी 2 थी तुम्हारी जो तुमने रिएक्शन बनाई थी, उसमें तुम्हारा येलो पीपीटी बन रहा था, तो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है ना। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगेन सोल्यूशन है तो ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो देखो तुम्हारी जो स्टेट सिंपल है वो तुम्हारी इसी से पता लगाती है। और जो हमारी रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का अगर मैं पे लिखूँ, बेरियम क्लोराइड का सिंपल क्या होता है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ऑफ कोर्स इसका तुम्हें एक्यूस
एक्यूस हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्यूस हो जाएगा, ये तुम्हारा दे देगा क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4। अगेन ये तुम्हारा आएगा सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि ये पीपीटी फॉर्म में आ रहा है तुम्हारा, इनसॉल्युबल फॉर्म। प्लस तुम्हारा दे देगा NaCl, जो तुम्हारा आ रहा है सॉरी एक्वस फॉर्म में, है ना। अब तुम्हें इस रिएक्शन में बैलेंस करने की कोशिश करना। अभी जो सेकंड है इसकी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके मैं स्टेट सिंबल इसमें भी नहीं लिख रहा, तो तुम खुद ही लिखने की कोशिश करना। अगर मैं देखूँ यहाँ पे सेकंड का जो तुम्हारा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस reacts with hydrochloric acid Cl gives and sodium chloride NaCl प्लस H2O। ठीक है, तुम इसका सेट सिंबल, इसको बैलेंस खुद करने की कोशिश करना, क्या आंसर आता है। अब हम ये तुम्हारा थर्ड का ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। अगर तुम्हें एक्टिविटी वन याद हो, इसमें क्या होता था, हमें बर्नर लेते थे, है ना, इसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन आती थी, टोंस के थ्रू हम ना पकड़ देते हैं इसको। फिर ये हमारे नीचे चाइना डिश में इसका वाइट पाउडर इकट्ठा होता रहा, तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता रहा। उसमें एक्टिविटी में तुम ध्यान देना, तुम बुक में दोबारा पढ़ के देखना। एक बार एक लाइन थी, इसको यूज़ करने से पहले इसको सैंड पेपर से रब करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, यूज़ करने इसको ना बर्नर के यहाँ पे जलाने से पहले। तो वो क्वेश्चन है क्यों करते हैं ये, उस समय क्वेश्चन मैंने उस समय आंसर दिया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था क्वेश्चन आएगा आगे, उस समय हमें एक्सप्लेन कर देंगे इसको हम क्यों चलाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर तुम इसको वैसे ही मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, ऑफकोर्स मैग्नीशियम होता है करना, उसको तुम अगर वैसे ही ओपनली हवा में रख देते हो ना, तो तुम्हारी जो ऑक्सीजन होती है, अगर तुम जैसे तुमने ओपन ही है एक रिबन लिया, तुमने ओपन ही हवा में रख दिया, तो तुम्हारे आस पास की जो मॉइस्ट एयर होती है ना, मॉइस्ट एयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन तुम्हारे मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके एक अपने ऊपर वाइट लेयर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिकली मैग्नीशियम तुम्हारे मॉइस्ट एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। ठीक है, अब अगर तुम्हारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, तो ये क्या है, जब तुम इसको बर्न करते हो ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बर्न करने में डिफिकल्ट बना देता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है इसके ऊपर, तो जब तुम बर्न करने जाओगे तो वो ईजिली बर्न नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे क्या है ना, एक तरह से कोटिंग होगी, तुमने जलाना होता है कुछ उसके ऊपर, तुमने जो मेन सब्सटेंस जलाना है और आग के बीच में कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होना चाहिए उसके बीच में तुमने कोटिंग कर दी। जैसे कि अब ये वो फायर है ना, तुमने यहाँ पे तुम्हें इस पॉइंट को जलाना है, लेकिन इस पॉइंट को चलाने से पहले तुमने यहाँ पे कोटिंग कर दी एक। जब ये अब इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट में आएगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है तुम्हारी, ये तो फिर बच जाएगी, ये तुम्हारी कवर हो, इस ये जो तुम्हारी लेयर है ऊपर, ये तुम्हारी कवर होगी इसकी वजह से, तो ये डायरेक्टली बर्न नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमारी रिएक्शन है ईजिली हो नहीं पाती फिर, जो हमने एक्टिविटी में रिएक्शन दिखानी है। तो इसलिए क्या होता है, हमारी जो लेयर होती है ना वाली, इसको निकालना होता है। तो इसका कहते हैं मैग्नीशियम रिबन है, जिसको तुम्हारी ये लेयर बनी हुई है, इसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये निकल जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी रिएक्शन है वो ईजिली हो जाती है। तो अगर तुम्हें इसको लिखना हो तो तुम कैसे लिखोगे, तो बेसिकली तुम्हें ऐसे लिखना है इसको, वैन मैग्नीशियम रिबन रिमेन्स एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर। जैसे हमने यहाँ पे बताया मैग्नीशियम रिबन तुम्हारी मॉइस्ट एयर से एक्सपोज हो जाती है, तो एक वाइट लेयर बन जाती है इसके ऊपर। वाइट लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अराउंड मैग्नीशियम रिबन या फिर ऑन इट्स सरफेस। दिस हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हैंस दिस लेयर इज फर्स्ट रिमूव्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे हम शुरू करने जाएंगे तुम्हारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।